स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की अहम बैठक संपन्न हुई। पटना के आरजेडी दफ्तर में दोपहर 2 बजे से चली बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर कई रणनीतियों पर चर्चा हुई। महागठबंधन की बैठक से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को सीट देने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि इस इलाके के लोग जात पात से ऊपर उठ करके कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, इसलिए राजद को भी इस इलाके में कांग्रेस को सीट छोड़ देना चाहिए। जब पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन एक भी क्षेत्रीय पार्टी किसी खास मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों भाजपा से नहीं लड़ सकती है। जहां पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होना चाहिए, ये कहना है पप्पू यादव का। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, अमित शाह के बेहद खास और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो भारत की तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग के सरदार हैं। दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरीके से पहचानती है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। या कुर्सी के लोलुप हम सत्ता में बैठे तो फिर हम सत्ता में बैठने के लिए राजद और फिर कांग्रेस की कुश्ती महाजंग चल रही है। नित्यानंद राय ने कहा है कि अब जनता सबको नकार चुकी है और एनडीए को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद। 25 से 30 अब नहीं चाहिए नीतीश, बीजेपी करेगी सीएम को फिनिश। जी हाँ, ये कहना है आरजेडी का। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी गठबंधन के सभी घटक दलों की पहली औपचारिक कल बैठक हुई। वहीं पर महागठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी ने सीएम फेस पर अपना दावा ठोक दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता को अब नीतीश कुमार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने से कोई सीएम नहीं बनता है। आने वाले दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार की राजनीति को फिनिश कर देगी। जेडीयू को बीजेपी से डर लग रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव ही है। दोस्तों बिहार के लोग सावधान हो जाइए। जब पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, लेकिन आज मौसम का विकराल रूप देखने को मिलने की संभावना है। जो आज 18 अप्रैल को पूरे बिहार में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। जब पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के लोगों को सचेत करते हुए बताया है कि आज बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान ठनका गिरने की भी प्रबल आशंका है। मौसम के इस खतरनाक रूप को देखते हुए IMD यानी कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी एक्टिव मोड में है। यह कंट्रोल रूम से पूरे बिहार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इधर IMD के अनुसार उत्तर बिहार से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक पश्चिमी हवाओं में बनी द्रोणिका अब सिक्किम से उत्तर ओडिशा तक, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर के औसत समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊपर है। दोस्तों मुकेश सहनी ने घोषणा कर दी है कि महागठबंधन के सत्ता में आने पर वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। मुकेश सहनी ने महागठबंधन के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया और कहा कि भाजपा के भ्रामक बयानों से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आता है तो फिर वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। जब बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने तीखा हमला किया और उस पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी ने कहा कि जब मैं सरकार में अच्छा काम कर रहा था तो फिर भाजपा ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे सत्ता से हटा दिया। उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने का भी प्रयास किया है।
दोस्तों खबर बिहार के आरा शहर से है, जहां पर बर्ड फ्लू के कारण 48 मुर्गियां और फिर बत्तख को मार करके जमीन में दफना दिया गया है। आपको बता दें कि आरा शहर में बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने तत्काल कार्यक्रम करते हुए 48 मुर्गी और फिर बत्तखों को मार करके उन्हें जमीन में दफना दिया, साथ ही साथ उनके अंडों को भी नष्ट कर दिया गया है। वहीं पर अब तक इससे 500 से अधिक मुर्गी और फिर अन्य पक्षियों की मौत हो चुकी है। जैसे चिकन दुकान को भी अलर्ट जारी कर दिया है। कलेक्ट्रेट के आसपास के इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है ताकि वायरस इंसानों तक ना फैले। पशुपालन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और फिर फिलहाल अंडा और फिर चिकन खाने से परहेज करने की भी अपील की है। जब विभाग के अनुसार संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से मानव शरीर में भी वायरस प्रवेश कर सकता है, जैसे बुखार, बदन दर्द, खांसी और फिर सांस से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। दोस्तों बिहार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। यहाँ पर इलाज के लिए 5462 बेड होंगे, जहाँ और साथ ही साथ हेलीपैड की व्यवस्था होगी। जहाँ बिहार के लोगों को पहले जहाँ पर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं पर अब पटना में एम्स, IGIMS और फिर PMCH जैसे बड़े अस्पताल बन चुके हैं। बिहार का 100 साल पुराना अस्पताल PMCH, जो कभी सरकारी उपेक्षा का शिकार था, अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पहचाना जाएगा। जहाँ इसका निर्माण पूरा होने के बाद दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आएंगे। PMCH में मरीजों के इलाज के लिए 5462 यानी कि 5462 बेड उपलब्ध होंगे। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जब बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में यह क्रांति बदलाव CM नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हुआ है। जब PMCH में हेलीपैड के बनकर के तैयार होने के बाद बिहार के मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा और फिर PMCH में हेलीपैड के बनकर तैयार होने के बाद बिहार के मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा और भी हाईटेक होगी। इसका लाभ दूसरे राज्यों के मरीजों को भी मिल सकेगा, जिससे आसपास के राज्यों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। जहां मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए सीधे अस्पताल तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों सी वोटर के सर्वे में प्रशांत किशोर CM की पसंद में दूसरे नंबर पर पहुंचे। जब बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसी परिवार से नहीं होगा और न ही किसी माफिया का बेटा होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक साधारण परिवार से होगा, ये कहना है जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार का। आपको बता दें कि जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने हाल ही में हुए सी वोटर सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सी वोटर सर्वे में प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों में हलचल मचा दी है। इस सर्वे में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली है। पहली, प्रशांत जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी, विपक्ष के नेता और फिर लालू जी के बेटे की लोकप्रियता में सबसे बड़ी 5% की गिरावट देखी गई है। और तीसरी, बिहार की 2/3 जनता बदलाव चाहती है। वहीं पर किशोर मुन्ना ने आगे कहा है कि प्रशांत किशोर 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को नीतीश सरकार और फिर उनके प्रशासन ने गांधी मैदान में लाखों लोगों को प्रशांत किशोर से मिलने नहीं दिया था। उसके बाद हर सर्वे में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आएगा। दोस्तों तेजस्वी यादव ही 2025 में महागठबंधन के CM फेस होंगे, ये कांग्रेस ने मान लिया है। जी आपको बता दूं कि कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 70 सीटों से कम पर लड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन महागठबंधन है तो फिर 2-4 सीट इधर उधर भी होता है, तो फिर इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि इतनी यानी कि 70 सीटों पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जब तेजस्वी यादव CM रहेंगे ये क्या, इस पर संतोष मिश्रा ने कहा है कि तेजस्वी CM के चेहरा है, कोई शक नहीं है। RJD महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है। देखा जाए तो फिर सबसे बड़े लीडर तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष है। तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा है, CM के चेहरा है। महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोस्तों पटना मौसम विज्ञान केंद्र में अब बहुत जल्द ही रेडियो मीटर लगने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया है कि रेडियो मीटर हवा में तापमान और फिर जल की मात्रा को मापता है। अभी हम पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर रहते हैं। रेडियो मीटर बारिश और फिर हवा में नमी की मात्रा का सही से आकलन करता है और फिर ये लगने से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कितनी बारिश होगी। इसके साथ ही वर्षा का घनत्व का भी पता चलेगा। यही नहीं, किस इलाके में भारी बारिश होगी, कहाँ हल्का बारिश होगा और कहाँ से बादल को लेकर के हवा के साथ बारिश दूसरे जगह पर चली जाएगी, इसकी जानकारी भी पहले हो जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र में ये रेडियो मीटर लगने जा रहा है। 3 महीने के अंदर यंत्र काम करने लगेगा।
दोस्तों बिहार में जब बाहुबलियों की बात होती है तो फिर उसमें एक नाम आता है रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे किसी न किसी कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। जब वहीं पर एक बार फिर रीतलाल यादव सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने 17 अप्रैल को दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसके बाद कोर्ट ने रीतलाल यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दूं कि उनके और फिर उनके साथियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, रंगदारी मांगने और फिर जान से मार देने की धमकी देने के आरोपों में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने 11 अप्रैल को उनसे जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद कल वे कोर्ट में पेश हुए और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है और फिर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों में अंदरूनी उथल पुथल मची हुई है और नेता सार्वजनिक बयानबाजी और फिर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और फिर लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एक ऐसी मांग की है जिससे राजनीतिक माहौल को हिला करके रख दिया है। संतोष कुमार सुमन ने प्रस्ताव रखा है कि विधान परिषद में अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सीटें निर्धारित की जानी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर तारामंडल परिसर में आयोजित अम्बेडकर संकल्प सम्मेलन के दौरान ये मांग उठाई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जिस तरह से शिक्षकों और फिर स्नातकों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसी तरह SC/ST समुदाय के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से बिहार सरकार और फिर विधान परिषद में पेश किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस पहल को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री और फिर पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी ने इस बात पर चिंता जताई है कि क्या समाज डॉक्टर अंबेडकर को हर साल याद करके बावजूद उनके आदर्शों को सही मायने में अपनाता है। दोस्तों बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा पूरी की है। इसके बाद कांग्रेस ने बिहार के अलग अलग जिलों में प्लान रोको नौकरी दो यात्रा की। इस दौरान कन्हैया कुमार और तमाम कांग्रेस नेताओं ने युवाओं को साधने का प्रयास किया। अब एक बार फिर से बिहार सरकार महिलाओं को साधने के प्रयास में निकलने वाली है। सरकार ने 18 अप्रैल से यानी कि आज से बिहार के तमाम गाँव में महिला संवाद का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नए मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार महिलाओं की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। ये महिला संवाद कार्यक्रम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित की जाएगी। इसके तहत जीविका से रोज बिहार के 1200 गाँव में महिला संवाद होगा। 600 डिजिटल जागरूकता रथ से बिहार सरकार की ओर से महिला छात्राओं और युवतियों के लिए किए गए कार्यों को बताया जाएगा। ये कार्यक्रम अगले 2 महीने तक चलने वाला है। इसे 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। दोस्तों आरजेडी ने नीतीश सरकार पर मजदूरों का हक मारने का आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि राजद ने एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर बिहार के नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजद ने आरोप लगाया है कि मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करके सरकार पलायन बढ़ाने का उपक्रम कर रही है। इसके साथ ही राजद ने अपराध, भ्रष्टाचार एवं आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि और फिर सामगढ़ी मद में दिसंबर 2024 के बाद अब तक 3588 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर प्रेस वार्ता करके पार्टी के प्रदेश इकाई की मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रदेश सरकार यानी कि बिहार सरकार पर हमला बोला है। यहाँ प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार आकर के बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन किसानों और फिर मजदूरों के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। जिस सरकार को गरीबों की आह से डरना चाहिए। दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लगान वसूली में सख्ती कर रही है। जब विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल और फिर जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। अंचल स्तर के 25 और फिर जिला स्तर के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार होगी। अंचल स्तर के बकायेदारों को नोटिस देने और फिर जिला स्तर के बकायेदारों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया है। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक के निर्णय को लेकर के बुधवार को पत्र जारी किया गया है। विभाग को लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि प्रकृति में बदलाव की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना लोग जमीन का उपयोग कर रही है। जमीन के उपयोग में बदलाव की स्थिति में सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
दोस्तों, बंगाल में हिंदू मुस्लिम के बीच जिस तरह से विवाद खड़ा हो रही है, इसको लेकर के ममता बनर्जी घिर गई है चारों तरफ से। अब इसको लेकर के बीजेपी हमला बोल रही है। चिराग पासवान ने भी ममता बनर्जी पर जम करके हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम के बीच जिस तरह से ममता बनर्जी विवाद खड़ा करना चाह रही थी, ये प्रयास उनके द्वारा निरंतरता में किया जा रहा है। जब सीएए कानून की बात आई थी, तब देश भर में आगजनी का माहौल इन लोगों द्वारा बनाया गया। ये बातें हाजीपुर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने कही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बंगाल में अपनी बातों से लोगों को भ्रमित करके नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता करके मुसलमानों का कान भरने का काम किया। वे लोग यही चाहता था कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाए। चिराग पासवान ने कहा है कि न धारा 370 हटाना मुसलमानों के खिलाफ था और न ही सीएए कानून उनके खिलाफ था। जब विपक्ष के लोगों के द्वारा कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, चिराग पासवान ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों में आक्रोश पैदा किया जा रहा है, इसी का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हम लोगों को देखने को मिल रही है। चिराग पासवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि समय बीतने के साथ ही जहां अपने आप ही सारी जानकारी मिल जाएगी, आप लोग शांति बनाए रखिए। साथ ही साथ चिराग पासवान ने बिहार चुनाव 2025 के लिए नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस बताया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। जब चिराग पासवान ने एनडीए सीएम फेस को लेकर के बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे हमारे नेता। जब बिहार चुनाव 2025 इस साल के अंत में होने हैं, ऐसे में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल बिहार सीएम फेस को लेकर के अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस बीच लोजपा चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए सीएम फेस को लेकर के ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं पर कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीएम के पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार बताया था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्षों के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस की ओर से पटना के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को फेलियर बताया गया है। जब पोस्टर पर लिखा गया है कि देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की फोटो भी लगाई गई है, जिसमें वह अपना सिर पकड़े हुए हैं। इसके अलावा फोटो के चारों ओर अपराध, भ्रष्टाचार, असुरक्षित महिलाएं, बेरोजगारी और फिर पलायन जैसे मुद्दों को दर्शाया गया है। इससे पहले बुधवार को जेडीयू ऑफिस में पुराने पोस्टर को हटा करके सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ नई टैगलाइन और स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और फिर नीतीश कुमार की छवि को जनता के सामने लाने की कोशिश की गई है। एक पोस्टर पर लिखा गया है कि 2025 से 2030, जो स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। इन पोस्टरों के जरिए जेडीयू ने यह संकेत भी दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भले ही महागठबंधन में हैं, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे पर उनकी नजर है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते हुए इन नेताओं को मुकेश सहनी ने सलाह दी है। बताया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटों पर दावा ठोकना चाहिए। मुकेश सहनी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दरअसल एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कई बार कहा कि चुनाव में उन्हें उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीट मिले। इसको लेकर के मुकेश सहनी ने कहा है कि 40 की मांग तो ज्यादा कर रहे हैं, उन्हें 20 से 25 सीट की मांग करनी चाहिए। उन्होंने चिराग पासवान को सलाह दी है कि वे 5 लोकसभा सीटें जीते हैं, उन्हें कम से कम 50 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी अच्छी सीट मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी। इस पर उन्होंने कहा है कि हम लोग मिल बैठ करके निर्णय ले लेंगे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो फिर कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उसमें 2-4 सीट कम या फिर ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्गों को लेकर के वे लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसी को लेकर के हमसे मंत्री पद को छीन लिया गया। जब हमारे विधायक तोड़ लिए गए, हम झुकने वाले नहीं हैं। जब इस बार बिहार को युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग युवा सरकार देने वाले हैं।
दोस्तों मिथिलांचल में एक कहावत है कि पग पग पोखड़ी माछ मखान। तो ऐसे में अंदाजा लग रहा है कि क्या बिहार का मिथिलांचल भी इस बार भी बड़े पैदलों के लिए तिलमिस साबित होगा। दरअसल बीजेपी इसी इलाके में झंझारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से बिहार चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है। जब पीएम मोदी की रैली 24 अप्रैल को होनी है, जब अब बात इसे लेकर होने लगी है कि आखिर मिथिलांचल पर हर दल का फोकस क्यों है। तो आपको बता दूं कि पग पग पोखड़ी माछ मखान मधुर बोली मुख में पान, ये पंक्तियाँ मिथिलांचल की पहचान से जुड़ी हुई है। यह पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद, ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा और विनोदानंद झा जैसे दिग्गजों की जन्म और कर्मभूमि रहा मिथिलांचल पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं। बिहार के 7 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा मिथिलांचल में आते हैं। जहाँ इन जिलों में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। ये संख्या कुल 243 विधानसभा सीटों वाले सूबे की यानी कि बिहार की करीब 25% है। मिथिलांचल की सियासत में कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का सिक्का चलता था। ब्राह्मण बाहुल्य इस इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ा जातियों की मतदाता भी अच्छी संख्या में है, जिन्हें पचपनिया कहा जाता है। साल 2005 के बिहार चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार के उभार के बाद ये इलाका जेडीयू का घर उभर करके उभरा है। वहीं पर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे नतीजे तब आए थे जब आरजेडी ने प्रोफेसर मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा भेज करके ये मनसा साफ कर दी थी कि पार्टी अब झाजी यानी कि ब्राह्मण और हाजी यानी कि मुस्लिम के समीकरण पर आगे बढ़ेगी। जहाँ झाजी और हाजी यानी कि ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण पर आगे बढ़ेगी। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इनके बहुल्य के बावजूद ये इलाका कमल निशान वाली पार्टी के लिए तिलमिस की तरह रहा है। जेडीयू के साथ होने वाले एनडीए का प्रदर्शन दमदार रहा है, लेकिन बगैर उसके बीजेपी गठबंधन बेदखम दिखा है। यह साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के घटक दल के रूप में चुनावी मैदान में थी और तब बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी 30 विधानसभा सीटों वाले दरभंगा प्रमंडल में 3 सीटों पर सिमट गई थी। इस चुनाव के बाद बीजेपी ने इस इलाके पर खास फोकस किया है और यातायात, स्वास्थ्य, बाढ़ जैसी समस्याओं पर केंद्र सरकार ने काम किया है। तो केंद्र सरकार ने मिथिलांचल को सड़क से रेल परियोजनाओं की सौगात दी, दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू कराया, जो दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला और केंद्र ने मिथिला को ध्यान में रख करके मैथिली और फिर मखाना को लेकर भी कई कदम उठाए। इनमें मैथिली में संविधान, मखाना को जीआई टैग, मखाना बोर्ड का गठन शामिल है। मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी, इनमें से 3 मिथिला से ही है। जब बिहार की सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। जब विपक्षी आरजेडी भी ये समझ रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए मिथिला में एनडीए को पटकने देना बहुत जरूरी है। जेडीयू का खेल बिगाड़ने के लिए विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज्य का दाव चल दिया है। जब विधान परिषद में राबड़ी देवी ने अलग मिथिलांचल राज्य की मांग की थी, जो 100 साल से भी अधिक पुरानी इस मांग को स्वर देकर के राबड़ी देवी ने मिथिलांचल की भावनात्मक रग पर हाथ रख दिया है। वहीं पर आरजेडी को चुनाव में इसका कितना लाभ होगा, किसकी सियासी गोटी सेट होगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों एनडीए की सरकार में बिहार के खाते में किस तरीके की उपलब्धियां जुड़ी, ये चुनावी सभाओं में खूब गूंजेगा। यह बात इस अंदाज में आगे बढ़ेगी कि आप अपने बच्चों के लिए वोट डालिए। ठोस तरीके से ये बात बताई जाएगी कि केंद्र में तो एनडीए की सरकार है ही, अगर बिहार में भी फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो फिर बिहार को वित्तीय क्षेत्र में काफी लाभ होगा। वहीं पर चुनावी सभाओं के पहले ही ये बात वोटरों को बताई जाएगी कि डबल इंजन की सरकार ने बीते 2 वित्तीय वर्षों के दौरान जो बजट आया है उसमें बिहार को किस तरीके के अतिरिक्त लाभ मिला है, कितनी पुरानी योजनाओं के लिए राशि आवंटित हुई है। वहीं पर आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट के लिए हुए निर्णय के बारे में भी जनता को बताया जाएगा। इसमें एक्सप्रेसवे की मंजूरी, राम जानकी पथ, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर आदि की मंजूरी की विशेष रूप से चर्चा होगी। वहीं पर नए संशोधन शुरू किए जाने को लेकर के बजट में हुए निर्णय पर भी बात होगी। ये बताया जाएगा कि डबल इंजन सरकार के अस्तित्व में रहने से बिहार में केंद्र से मिलने वाली सहायता हासिल करने में सहूलियत होगी।
होगी। वहीं पर एनडीए नेताओं का कहना है कि वे लोग नकारात्मक कैंपेन से अपने को दूर रखेंगे। अभी तक ये होता आया है कि राजद के 15 वर्षों के दौरान जो हुआ उसकी चर्चा कई स्वरूपों में एनडीए के नेताओं द्वारा की जाती रही है। अब ये होगा कि पहले ये बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्र में एनडीए की सरकार में किस तरह से विभिन्न योजनाओं पर काम हुआ है, खास करके गरीबों के लिए नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किए हैं, उसका पूर्ण ब्यौरा वोटरों के समक्ष रखेंगे। इनमें जाति आधारित गणना के बाद शुरू की गई योजनाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार शुरू किए जाने की राशि मिली है, ये भी बताए जाएंगे। इनमें महिला, अति पिछड़ा और फिर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिलने वाली सहायता मुख्य रूप से शामिल है। ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री के वादे के हिसाब से कितने लोगों को नौकरी मिली है। दोस्तों, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर के कहा कि एक साल फायदा देख लो, अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर वक्फ कानून में संशोधन होगा। जब आपको बता दूं कि वक्फ कानून पर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि एक साल नए कानून का फायदा देख लीजिए, अगर दिक्कत होगी तो दोबारा इसमें संशोधन कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के हालिया बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पारित किया था। इस पर विपक्ष और फिर कुछ मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने वक्फ कानून में जरूरत पड़ने पर दोबारा संशोधन करने का दावा किया है। उन्होंने इस कानून को गरीब मुसलमानों के हक में बताया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के विपक्ष गलत अफवाह फैला रहा है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ना तो कब्रिस्तान और ना ही मस्जिद की जमीन पर हस्तक्षेप करेगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आरोप लगाया है कि आरजेडी के शासनकाल में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता था। चौधरी ने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। इसके अलावा 1200 कब्रिस्तान की घेराबंदी के कार्य चल रहे हैं। दोस्तों, राजद विधायक रीतलाल यादव का पुराना रिकॉर्ड अपराध से रहा है और ये लोग अपने अपराध और फिर गुंडों के बल पर अपराध करते हैं। जब पुलिस की कार्रवाई किए जाने पर पर्दा डालने का काम करते आते हैं। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो फिर वे लोग सरकार पुलिस के खिलाफ में प्रतिक्रिया करते हैं। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने यह बयान दिया है। जब राज्य सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जो भी कानून को तोड़ेगा वह निश्चित रूप से जेल में भेजा जाएगा। अपराध से जुड़े हुए जो भी राजद के लोगों पर पुलिस की कार्रवाई होती है तो फिर ये लोग विरोध करने लगते हैं। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिहार में कानून का राज है और फिर जो भी यहाँ पर कानून को तोड़ेगा और अपराध करेगा उस पर हमारी पुलिस सख्त होकर के कार्रवाई करेगी। वहीं पर उन्होंने कहा है कि अपराध से जुड़े हुए राजद के लोग प्रतिक्रिया करते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि बिहार के दानापुर में राजद विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और फिर अन्य मामले पूर्व से दर्ज है। बिहार के लोग जानते हैं कि राजद के लोग और फिर विधायक और उनके राजद के लोग पर ही इतने मामले दर्ज क्यों होते हैं। ये लोग अपराध में जुड़े हुए हैं और अपराध को बिहार में बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन के दाखिल खारिज में अब कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार ने बड़ी व्यवस्था कर दी है, यह कहना मंत्री का है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि सभी रैयतों की जमीन उनके नाम पर हो जाए, इसके लिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। जहां ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, इसके बावजूद भी पोर्टल को खोल करके रखा गया है। अभी भी लोगों को उनके जमीन से जुड़े हुए जो कागजात उपलब्ध हैं उसके साथ अपना 100 घोषणा आवेदन जमा कर दें, जब बाकी कागजात बाद में भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आवेदन के लिए फिलहाल सभी कागजातों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मंत्री गुरुवार को समस्तीपुर परिषद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि रैयतों के पास जमीन से जुड़ा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर आवेदन करें। यह 100 लिखित वंशावली दें। जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए अब कार्यालय जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में जमीनी विवाद बहुत अधिक है। विशेष भू सर्वेक्षण होने पर विवाद में कमी आएगी। दाखिल खारिज के मामले में विभाग ने तय कर दिया है कि 35 दिनों के अंदर भू स्वामी की जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर किसी मामले में विवाद है तो फिर वैसे मामलों में 75 दिनों के अंदर इसका निष्पादन कर दिया जाना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के दाखिल खारिज वाद को अगर कागज में कमी है तो फिर सुनवाई के बाद संतुष्ट नहीं होने पर ही उसे निरस्त करना है।
दोस्तों आरजेडी ने जीतन राम मांझी को मौसम वैज्ञानिक बताया है। दरअसल आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर हमला किया है। जहां गया में पत्रकारों से आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता है जो रामविलास पासवान के बाद ये मौसम वैज्ञानिक कहलाने लगे हैं। इनका शुरू से इतिहास रहा है कि दूसरे को ब्लैकमेल करके अपने परिवार को फायदा पहुंचाना है। कुमार सर्वजित ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर एनडीए सीट नहीं दे रही है तो फिर इतने ताकतवर हैं तो अकेले क्यों नहीं लड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का कोई वोट नहीं था। जहां सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, जब सीट नहीं मिल रही है तो फिर अकेले लड़ लीजिए। कांग्रेस में रहे तो मजा लिए, आरजेडी में रहे तो मंत्री बनकर के मजा लिए, अब बीजेपी गठबंधन में गए तो फिर वहां भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे ठोक रहे हैं। जहां इसी पर आरजेडी विधायक ने यह तंज कसा है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यहाँ पर एक तौर पर कहा जाए तो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की जीत हुई है और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार की हार हुई है। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन कानून को लेकर के। अब ऐसा लग रहा है कि संघर्ष करने वालों को सफलता बहुत जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसको लेकर के केंद्र सरकार माथे पर हाथ दे करके बैठ गई है कि आखिर हमने जो इतना पैतरा किया वो कोई काम का नहीं। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि फिलहाल केंद्र वक्फ काउंसिल और फिर राज्य बोर्डों में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाए। जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि फिलहाल केंद्रीय वक्फ परिषद और फिर राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति ना की जाए। यह आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया है। यह आपको बता दूं कि कई सारे याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसमें से एआईएमआईएम की ओर से असदुद्दीन ओवैसी, मास्टर मुजाहिद आलम और साथ ही साथ कोचा दमन विधायक इजहार एसपी सहित कई सारे लोगों ने याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से केंद्र की ओर से प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए। हम कुछ आवश्यक दस्तावेज भी पेश करेंगे। इस पर अदालत ने निर्देश दिया है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और फिर राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति न की जाए। याचिकाओं में एक प्रमुख मुद्दा यह था कि संशोधित कानून के तहत गैर मुस्लिमों को वक्फ परिषदों में नियुक्त किया जा सकता है। जहां इस पर केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और फिर राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को नियुक्ति नहीं किया जाएगा। वहीं पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत संपत्तियों को किसी भी तरह से नहीं छेड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई वक्फ संपत्ति 1995 के कानून के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे बाधित नहीं किया जा सकता। इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वक्फ बाय यूजर पद्धति के तहत चिन्हित या फिर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों को भी अगली सूची तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 5 मई को अगली सुनवाई करेगा। इस दिन केवल अंतरिम आदेशों और निर्देशों पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की गैर मौजूदगी में कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख को सिर्फ निर्देशों और अंतरिम आदेशों पर ही बात होगी। सुनवाई को अधिक अव्यवस्थित बनाने के लिए अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली बार से सिर्फ 5 याचिकाकर्ता ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे। बाकी याचिकाओं को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या फिर निपटा हुआ समझा जाएगा। वहीं पर सीजेआई खन्ना ने यह भी कहा कि अब इस मामले को इन वक्फ संशोधन कानून के नाम से जाना जाएगा। किसी का नाम अब जिक्र में नहीं होगा। यानी कि अब जो वक्फ संशोधन कानून है ये अब वक्फ संशोधन कानून नहीं बोला जाएगा, इसको इन वक्फ संशोधन कानून बोला जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।